बच्चों आज हम क्लास 10th की फर्स्ट राइट बुक से फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं जिसका टाइटल था द रोड नॉट टेकन, और इस पोएम को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये एक बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट पोएम है 8 लाइन्स की, जिसमें 4 लाइन्स के 2 स्टैंजाज हैं। और एक खासियत ये भी है इस पोएम की कि इस पोएम में एक ही सेंटेंस को लास्ट तक कंटिन्यू किया गया है। आपको किसी भी लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं मिलेगा, सिर्फ लास्ट वाली लाइन में ये फुल स्टॉप लगा हुआ है। और ये एक पोएटिक डिवाइस होती है जिसे बोला जाता है इंजैममेंट। अगर राइम स्कीम की बात करी जाए तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन के एंड में ये वर्ड आ रहा है क्रो। क्रो जो है इसको हम नाम दे देंगे ए। फिर इसके बाद सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है मी, जो कि क्रो से राइम नहीं कर रहा है तो इसको नया नाम दे देंगे बी। फिर थर्ड लाइन के लास्ट में आ रहा है स्नो, जो कि क्रो से राइम कर रहा है, तो क्योंकि ये क्रो से राइम कर रहा है इसलिए इसको ए लिखा जाएगा। और फोर्थ लाइन के लास्ट में आ रहा है ट्री। ट्री जो है वो मी से राइम कर रहा है तो इसको भी हम लिखेंगे बी। तो इस स्टैंजा की राइम स्कीम हो गई ए बी। और अगर पूरी पोएम की राइम स्कीम पूछी जाए तो नेक्स्ट लाइन में देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में वर्ड आ रहा है हार्ट, जो कि ऊपर किसी भी वर्ड से राइम नहीं कर रहा है तो इसको नाम दे देंगे सी। फिर नेक्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड है मूड, ये भी किसी वर्ड से राइम नहीं कर रहा है तो इसको भी नया नाम देंगे डी। नेक्स्ट लाइन में आ रहा है पार्ट, जो कि हार्ट से राइम कर रहा है तो इसको लिखेंगे सी। और फिर लास्ट लाइन में आ रहा है रूट, जो कि मूड से राइम कर रहा है तो इसको लिख देंगे डी। तो पूरी पोएम की राइम स्कीम अगर पूछी जाए तो वो होगी ए बी सी डी। अब बात करते हैं पोएम की सेटिंग की। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि पोएम जो है वो विंटर सीजन में लिखी गई है। विंटर का सीज़न था और विंटर में कई जगहों पर स्नोफॉल होता है, और जब स्नोफॉल होता है तो ट्री टॉप्स पर, पेड़ों के ऊपर स्नोफ्लेक्स, बर्फ़ के छोटे छोटे कण जम जाते हैं, जिसे कि पोएट ने डस्ट ऑफ स्नो का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो बहुत ही सैड मूड में है, बहुत डिप्रेशन में है, और एक ऐसी जगह से चले जा रहे हैं जहाँ पर कुछ ट्रीज़ है और उनके ऊपर स्नोफ्लेक्स जमी हुई है, डस्ट ऑफ स्नो जमी हुई है। और यहाँ से पोएम स्टार्ट होती है। पोएट कह रहे हैं द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे मीन्स जिस तरीके से, अ क्रो मीन्स एक कौवे ने, शूक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर हिलाकर गिरा दिया। शूक मीन्स होता है हिलाना, टू मूव समथिंग फ्रॉम साइड टू साइड और अप एंड डाउन विथ शॉर्ट क्विक मूवमेंट्स। किसी चीज़ को शॉर्ट और क्विक मतलब जल्दी जल्दी मूवमेंट करके, साइड बाय साइड का मूवमेंट हो या अप एंड डाउन का मूवमेंट हो, उस तरह से मूव करना, हिलाना। तो हिला करके शूक डाउन ऑन मी मतलब मेरे ऊपर गिरा दिया द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो डस्ट को, यानी स्नो फ्लेक्स को, जो कि कहाँ पर थी, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री पर, एक हेमलॉक के पेड़ पर जमी हुई थी। हेमलॉक के पेड़ से कौवे ने कुछ सडन मूवमेंट करके डस्ट ऑफ स्नो को मेरे ऊपर गिरा दिया। हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री एक बहुत ही पॉइजनस प्लांट होता है, एक बहुत ही जहरीला पौधा होता है जिससे हेमलॉक नाम का जहर बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में वो बता रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट था कि कोई एक कौवा आया, हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा, उस पर जो स्नो डस्ट जमी हुई थी, स्नो फ्लेक्स जमी हुई थी, वो झड़कर पोएट के ऊपर आकर के गिर गई। इस इंसिडेंट का पोएट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट हुआ? तो नेक्स्ट स्टेंजा में वो कह रहे हैं हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इस इंसिडेंट के कारण, इस घटना के कारण मेरे हार्ट में, मेरे मन में जो मूड था, जो मेरा सैड मूड था, उसमें अचानक से चेंज आ गया। यानी पोएट सैड थे पहले, अचानक से उनका मूड चेंज हो गया और उन्होंने सोचा एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूट, कि इस घटना के कारण उस दिन का जो आई हैड रूट, रूट मीन्स होता है हेल्ड इन रिग्रेट, अफसोस किया, उस दिन पर पोएट अफसोस कर रहे थे, वो दिन उनका अच्छा नहीं बीता था और इस कारण से उनको उस दिन पर अफसोस हो रहा था। तो पोएट ने सोचा कि इस घटना के कारण सेव्ड सम पार्ट
उनके उस दिन का कुछ हिस्सा बच गया। यानी इस घटना के कारण पोएट का अचानक से मूड चेंज हो गया और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो अपने दिन को जो दुखी होकर बिता रहे थे वो सही नहीं कर रहे थे। अभी दिन का बाकी हिस्सा बचा हुआ था जिसको वो किसी यूज़फुल एक्टिविटी में यूटिलाइज़ करके उसको यूज़ कर सकते थे। और इसके अलावा उनको एक नया एक्सपीरियंस हुआ था, इस कारण भी उनको ये लगा कि जो उनका बाकी का दिन बचा हुआ है वो दिन इस घटना के कारण उनका बच गया। अगर ऐसा ये घटना नहीं हुई होती तो शायद वो पूरा दिन ऐसे ही दुखी रहकर बिता देते। तो इस तरह से पोएट यहाँ पर इस पोएम में ये बताना चाह रहे हैं कि छोटी से छोटी चीज़ भी हमारी लाइफ में बड़े से बड़ा चेंज ला सकती है। एक ये छोटी सी घटना थी कि पोएट कहीं से चले जा रहे थे, एक हेमलॉक ट्री के नीचे से वो निकले, उस हेमलॉक ट्री पर कोई कौवा आकर बैठा या पहले से बैठा होगा, ये नहीं बताया गया है कि उसने किस तरह का मूवमेंट किया, लेकिन कुछ मूवमेंट किया उस क्रो ने और उसके कारण से हेमलॉक ट्री पर जमी हुई जो डस्ट थी, डस्ट ऑफ स्नो थी, बर्फ़ के जो कण थे वो झड़ करके पोएट के ऊपर आकर गिरे। ये एक बहुत ही छोटी सी घटना थी और इस घटना के कारण पोएट की लाइफ में ये जो चेंज आया, उसका जो मूड था वो बहुत ही सैड था, बहुत ही डिप्रेसिव मूड में था। वो मूड अचानक से उसका चेंज हो गया और उसको ये लगा कि उसका दिन जो कि बेकार, जिसको वो बेकार समझ रहा था कि आज का दिन बहुत ही बेकार गया, अच्छा नहीं बीता, उस दिन का बाकी हिस्सा जो बचा हुआ है उसको वो अच्छी तरह से उसका उपयोग करके उसको यूटिलाइज़ कर सकता है, उसको उस दिन को बाकी के हिस्से को अच्छा बना सकता है। अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन उठता है कि पोएट ने कुछ इमेजरीज जो यूज़ की हैं इस पोएम में, जैसे कि क्रो, हेमलॉक ट्री, ये दोनों चीज़ें इल ओमेन से, बैड लक से जुड़ी होती हैं, अपशकुन से जुड़ी हैं। कौवे के बारे में जब बात की जाती है या इस तरह के किसी जहरीले पौधे के बारे में बात की जाती है तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें बैड लक से जुड़ी हैं। इनको यहाँ पर इस पोएम में क्यों यूज़ किया गया है और डस्ट ऑफ स्नो को क्या दिखाने के लिए, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ ये जो दो चीज़ें हैं जो कि बैड लक से जुड़ी हैं, इनको पोएट की फीलिंग्स को, पोएट के मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया है कि पोएट उस समय सैड मूड में थे, डिप्रेसिव मूड में थे, तो उसके लिए क्रो को और हेमलॉक ट्री को यूज़ किया गया है। और डस्ट ऑफ स्नो को ये दिखाने के लिए यूज़ किया है कि डस्ट ऑफ स्नो जैसी छोटी सी चीज़ भी कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के छोटे छोटे कण जब पोएट के ऊपर आकर गिरे तो पोएट का जो सैड और डिप्रेसिव मूड था वो अचानक से चेंज हो गया। पोएट चेयरफुल और हैप्पी हो गया और उसने जो दिन का बाकी बचा हुआ हिस्सा था उसके प्रति जो उसकी सोच थी वो ऑप्टिमिस्टिक हो गई, आशावादी हो गई। वो सोचने लगा कि जो उसका बाकी बचा हुआ दिन है वो कम से कम बच गया। उसको उसने अफसोस करते हुए नहीं बिताया, बल्कि उसके लिए वो कुछ यूज़फुल एक्टिविटी करके उसको एंजॉय कर सकता है और उसको यूटिलाइज़ कर सकता है। चलिए अब देखते हैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया। द डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ अ स्मॉल एंड सिंपल पोएम विद अ डीप मीनिंग। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये पोएम डस्ट ऑफ स्नो एक स्मॉल मतलब एक छोटी सी, सिंपल सी, लेकिन डीप मीनिंग वाली यानी गहरे अर्थ वाली पोएम है। इट एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। ये पोएम ये एक्सप्रेस करती है, ये दिखाती है, ये चीज़ इस बात को अभिव्यक्त करती है कि स्मॉल थिंग्स मतलब छोटी से छोटी चीज़ों का क्या महत्व होता है किसी व्यक्ति के एटीट्यूड को, यानी किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति को या उसके दृष्टिकोण को चेंज करने में। द पोएम शोज़ दैट इवन द लिटिल थिंग्स कैन ब्रिंग ह्यूज एंड पॉजिटिव चेंजेस इन आवर लाइफ। पोएम ये दिखाती है कि इवन द लिटिल थिंग्स मतलब छोटी से छोटी चीज़ें भी हमारे जीवन में ह्यूज मीन्स बड़ा और पॉजिटिव मीन्स सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। द पोएट वॉज इन अ डिप्रेसिव मूड। पोएम की शुरुआत में पोएट डिप्रेसिव मूड में थे, हताश थे, निराश थे। उसके बाद क्या होता है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री अ क्रो शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। एक हेमलॉक ट्री से एक कौवा पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ के कुछ कण गिरा देता है। द स्नो चेंजेस द पोएट्स मूड। वो जो बर्फ़ के कण थे उसके कारण पोएट का मूड चेंज हो जाता है एंड मेक्स हिम हैप्पी, और ये बात उनको प्रसन्न कर देती है। ही हैज़ वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे रिग्रेटिंग।
उन्होंने अपने दिन का अधिकांश हिस्सा रिग्रेटिंग मतलब अफसोस करते हुए, किसी बात पर पछताते हुए बिता दिया था। बट नाउ विद अ चेंज ऑफ मूड, लेकिन अब मूड चेंज होने के साथ या मूड चेंज होने के बाद ही वॉन्ट्स टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे। वो अपने रेस्ट ऑफ द डे मतलब बाकी बचे हुए दिन को यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसका उपयोग करना चाहते हैं। The poet wants to convey that sometimes certain movements or actions which seem simple have a larger significance. इस पोएम के द्वारा पोएट ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी certain movements मतलब कुछ पल, कोई ऐसा समय या कुछ ऐसे एक्शंस विच सीम सिंपल, जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण दिखाई देते हैं, साधारण से प्रतीत होते हैं, हैव अ लार्जर सिग्निफिकेंस, उनका बहुत ही बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में। तो बच्चों, ये था इस पोएम का अर्थ और सेंट्रल आइडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पोएम के डस्ट ऑफ स्नो के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और आगे जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसके नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपने क्लास के वीडियोस को देखकर उनसे हेल्प ले सकते हैं।